हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में रोजी कहती है, क्या आप ये कहना चाहते हो कि उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो इतनी ग्रेट पावर को संभाल नहीं पा रही थी? यांग काई कहता हाँ, स्पेशली जब मूड डिसअपीयर हो गई थी। उसके बाद इंक अपना रास्ता खोता चला गया और वह बुराई के रास्ते पे चलने लगा। इंक ने अपनी पूरी जिंदगी में दुखों का सामना किया। उसकी पूरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सैडनेस थी, लेकिन इंक के कारण लाखों वर्षों तक ह्यूमन ने भी बहुत ही परेशानियों का सामना किया। अगर एंशिएंट टाइम में इंक उनके साथ ना होता तो फिर वह लोग इनसेन मॉन्स्टर को कभी भी नहीं हरा पाते। फिर आर्मी का चीफ कहता है, जो विनर होता है वो किंग होता है और जो हारता है वो हमेशा लूजर होता है। और यांग काई की बॉडी वहाँ पर टूटने लगती है, जो देखकर आर्मी का चीफ कहता है, यांग काई आखिर तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है? यांग काई को देखकर यांग काई की सिस्टर और वो ड्रैगन बॉय दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं, बिग ब्रदर आपको क्या हो गया? हमें यांग काई की बॉडी को दिखाया जाता है। इसकी बॉडी में धीरे धीरे करके क्रैक आने लगते हैं और वो कहता है, ये तो मेरी उम्मीद से जल्दी आ गया, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी आने वाला है। फिर एंसेस्टर लड़की उससे कहती है, यांग काई तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? सुयन उससे कहते हैं, हस्बैंड आपके साथ क्या हो रहा है? यांग काई कहता है, तुम घबराओ मत, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। बात यह कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। आखिर मैं तुम्हें इसे कैसे समझाऊं? देखो, ये जो शैडो टेक्निक थी, इस शैडो टेक्निक को मुंह ने क्रिएट किया था और इसका जो फाउंडेशन था वो मुंह का स्पेस टाइम रिवर था। अब जबकि मैंने मुंह के इनहेरिटेंस को लिया तो ये नेचुरली है कि मैं भी उसी के सेम पाथ पे चल रहा हूँ, लेकिन मुंह का जो स्पेस टाइम रिवर था वो इनकम्प्लीट था, जिसके कारण ये शैडो टेक्निक भी इनकम्प्लीट थे। जब भी हम अपने पास्ट शैडो को समन करते हैं तो उसके डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद हमारी पास्ट मेमोरी भी डिसअपेयर हो जाती है। लेकिन मैंने इस शैडो टेक्निक को कंप्लीट कर लिया, मेरे को ये शैडो टेक्निक पूरी तरह से आ चुकी है और मैं फ्यूचर के शैडो को भी समन कर सकता हूँ। जब मैं फ्यूचर के शैडो को समन करूंगा और वे वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मेरे को एक बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। आर्मी का चीफ कहता है, जब तुम्हारे पास्ट के शैडो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो तुम्हारी पास्ट की मेमोरी भी चली जाती है, लेकिन अगर तुम्हारे फ्यूचर के शैडो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर तुम्हें इसके लिए क्या प्राइस पे करना पड़ेगा? फिर यांग काई की सभी वाइफ उसके पास आ जाती है और यांग काई कहता है, ओ तुम सभी यहाँ पर हो। और वे आर्मी के चीफ से कहता है, बात यह है कि मैं कुछ समय के लिए फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करने वाला हूँ। आर्मी का चीफ कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब? फिर यांग काई कहता है, मैं तुम्हें ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर एंसेस्टर लड़की कहते हैं, तुमने जिन 8 शैडो को समन किया था वह सभी शैडो तुम्हारे फ्यूचर से थे ना? यांग काई कहता हाँ। फिर एंसेस्टर लड़की कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 8000 साल बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? यांग काई कहता है, नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। फिर यांग काई की सिस्टर रोने लगती है और कहती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम कैसे जा सकते हो? ड्रैगन बॉय उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है और यांग काई सुयान से कहता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि मैं 8000 साल के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ और मैं 8000 साल बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, तो तुम्हें इतना ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं। लेकिन सुयान बहुत ही ज्यादा उदास होती है, जिससे कि वह वहाँ से चली जाती है। 9th रैंक का मास्टर उसको रोकने की कोशिश करता है। यांग काई उसको कहता है, उसको जाने दो, अभी के लिए उसको जाने दो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सैड है। फिर यांग काई की सभी वाइफ उसके पास आ जाती है। यांग काई कहता है, सभी लोग थोड़ा शांत हो जाओ, तुम लोग इतने ज्यादा घबराओ मत, मेरे को माफ करना कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से गायब होने वाला हूँ। उसकी डीमन वाइफ कहती है, तुम बास्टर्ड कहीं के, अगर तुम 8000 साल बाद वापस नहीं आए तो एक बात ध्यान रखना, मैं सभी सिस्टर को ले लूंगी और सभी के साथ मिलकर किसी और के साथ शादी कर लूंगी। हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहता है, ये साउंड सच में फीमेलर है। उसकी बॉडी धीरे धीरे करके गायब हो रही होती है। सुयन कहती है, हस्बैंड तुम वापस आओगे ना? यांग काई कहता है, ऑफ कोर्स मैं जरूर वापस आऊंगा। और फिर जो यांग काई की बॉडी पूरी तरह से डिसअपियर होकर स्पेस टाइम रिवर के अंदर चली जाती है। सभी लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर आर्मी का चीफ कहता है, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। सीनियर ब्रदर भी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। आर्मी का चीफ कहता है, आखिर मैं समझ क्यों नहीं पा रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है? रोजी कहते हैं, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि चीजें जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। वो कुआंग कहता है, यहाँ पर जो भी 9th रैंक के मास्टर है उनके सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प है, उन सभी को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। फिर आर्मी का चीफ कहता है, चलो ठीक है, अब हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वह सभी वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें हेवनली बीइंग ग्रेट रिस्ट्रिक्शन की ओर दिखाया जाता है। उसके बाहर जो सोल्जर होते हैं वो कहते हैं, सामने देखो, सामने से तो कुछ आ रहा है। वो कहते हैं, अरे सामने से तो आर्मी के चीफ और बाकी के वह सभी लोग हैं। हमें राइटर बताता है, जैसे आर्मी का चीफ वापस आए उसने ये अनाउंस किया कि ह्यूमन रेस एंड इंक क्लैन के जो बीच की जो फाइट थी वह फाइट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इंक अब सील हो चुका है, जिसके कारण सभी लोग रोने लग गए और वे सभी एक दूसरे से गले मिलने लगे। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि ह्यूमन एंड इंक के बीच की जो फाइट थी अब वह फाइनली एंड हो चुकी थी। हमें आर्मी के चीफ को दिखाया जाता है जो कहता है, सीनियर ब्रदर जिंग, क्या तुम्हारी मेमोरी इतनी ज्यादा बेकार है? क्या तुम भूल गए कि हमें और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है? सीनियर ब्रदर कहता है, क्या तुम उस पीस एग्रीमेंट की बात कर रहे हो? आर्मी का चीफ कहता है, हाँ मैं उसी पीस एग्रीमेंट की बात कहूँ। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है
वह सभी शिप पर बैठे होते और वहाँ पर जश्न मना रहे होते। आर्मी का चीफ सामने के नजारे को देख के कहता है ह्यूमन रेस जीत चुके हैं, लेकिन जिसने ह्यूमन रेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था यहाँ पर नहीं है और उसकी जितने भी फैमिली एंड फ्रेंड्स है वह सभी हवलनी बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन के बाहर है। वह सभी उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। सच में ये चीज देखने में कितनी ज्यादा बेकार लग रही है। फिर सीनियर ब्रदर कहता है क्या तुम्हें याद है कि उस समय हमने जो इंक के साथ पीस ट्रीटी साइन की थी वह हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसकी वजह से हम सभी अपने लिए स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर पाए। आर्मी का चीफ कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और उसी पीस के कारण ही हमारी ह्यूमन रेस को मौका मिलेगा कि वह आगे बढ़ पाए। फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वह सभी बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं और 9th रैंक का मास्टर कहता है मुझे ये बताओ सीनियर ब्रदर जिंग तुम्हारी कन्वर्जेशन कैसी थी। सीनियर ब्रदर जिंग कहता है हम लोगों ने इंक क्लैन के साथ जो पीस एग्रीमेंट साइन किया था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके वजह से पूरा बैटल ग्राउंड पूरी तरह से चेंज हो गया था। लेकिन जब आर्मी का चीफ और मैंने इस बारे में डिस्कस किया तो हमें कुछ पता चला। हमको ये पता चला कि हम इसके बारे में धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं। फिर जनरल कहता है हो सकता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही थके होगे, तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर होगा, इसलिए तुम इन सब चीजों के बारे में भूल गए होगे। फिर सीनियर ब्रदर कहता है अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पहली मुलाकात यांका के साथ कब हुई थी, क्या तुमको इस बारे में याद है। उसकी ये बात सुनकर तो 9th रैंक का मास्टर एंड वो दोनों पूरी तरह से चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि वह यांका के साथ कब मिले थे। फिर सीनियर ब्रदर कहता है सभी लोग मुझे ये बताओ क्या तुम सभी को याद है कि तुम सभी यांका के साथ कब मिले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है। और आर्मी का चीफ कहता है मैंने एंड सीनियर ब्रदर ने हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और हमने जब सोल्जरों से पूछा था कि तुम्हें यांका के साथ कब मिले तो उनको इस बारे में बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था और खास करके जो उसके जो बहुत ही ज्यादा रिलेटिव थे उनको भी यांका के बारे में जल्दी से याद नहीं आ रहा था, उनको भी थोड़ा टाइम लग रहा था यांका के बारे में सोचने के लिए। क्या तुम इसका मतलब समझ सकते हो क्या है। फिर एक पर्सन कहता है आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही है। आर्मी का चीफ कहता है मैं इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब यांकाई ने हमको बोला था कि उसके फ्यूचर के शैडो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उसके बाद वह फ्यूचर में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। फिर वुकुआंग कहता है उसने ये भी कहा था कि उसके लिए इसे बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। यांकाई को ऐसा लगा था कि वह 8000 साल बाद वापस आ जाएगा, लेकिन इन रियलिटी देखे तो यांकाई की जितनी भी एग्जिस्टेंस है वो धीरे धीरे करके गायब होते जा रही है। हमें इसके बारे में जरूर कुछ करना चाहिए। आर्मी का चीफ कहता है यही मेन प्रॉब्लम है, मैं शुरू से इसी के बारे में सोचे जा रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यांकाई के बारे में सभी लोग भूल जाए। फिर वहाँ पर एंसेस्टर लड़की आती है और वो कहती है यांकाई से रिलेटेड जितने भी ट्रेसेस थे वह सभी ट्रेसेस धीरे धीरे करके डिसअपियर होते जा रहे हैं, हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं जब सभी लोग यांकाई के बारे में पूरी तरह से भूल जाए। आर्मी का चीफ कहता है यही मेन प्रॉब्लम है, मैं इसके बारे में बहुत ही ज्यादा वरीड हूँ, हमें इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन सोचना चाहिए। और फिर वह सभी परेशान हो जाते हैं और उसके बारे में कुछ सोचने लगते हैं। फिर हमें राइटर बताता है आर्मी के चीफ के अनुसार जितने भी सोल्जर एंड 9th रैंक के मास्टर थे वह सभी वहाँ पर जाने लगे जहाँ पर यांकाई के लोग थे। यांकाई से रिलेटेड जो भी लोग थे, जो भी लोग यांकाई के बारे में जानते थे वह उन सभी से जाके यांकाई के बारे में पूछते थे। वह सभी इन यांकाई के बारे में सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन करते थे। और फिर हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है एक बैड न्यूज आती है। आर्मी का चीफ अपने मन में कहता है ये काफी ज्यादा बेकार है, यांकाई से रिलेटेड जितनी भी मेमोरी है, जितने भी लोग है वह सभी धीरे धीरे करके यांकाई के बारे में भूलते जा रहे हैं। और फिर हमें हाई हेवन पैलेस की ओर दिखाया जाता है। जियानिंग कहती है क्यों ना हम यांकाई को याद रखने के लिए उसके लिए हम बायोग्राफी बनाए और ये बायोग्राफी सभी लोगों में फैला दे, क्योंकि इससे लोगों को उसके बारे में पता चलेगा और कोई भी उसके एग्जिस्टेंस को भूल नहीं पाएगा। उसके साइड वाली एक लड़की कहती है हाँ मैं भी मैडम जिया के साथ पूरी तरह से एग्री हूँ। फिर आर्मी का चीफ कहता है हमें एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो यांकाई के साथ शुरू से था। जियानिंग कहते हैं तुम इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो क्योंकि मैं हमेशा से उसी के साथ थी। फिर हमें हैंगलुओ स्टार फील्ड की ओर दिखाया जाता है। एक वर्कर कहता है जल्दी करो, हमें हायर अपने ऑर्डर दिया, हमें कुछ भी करके इस स्टैचू को 1 महीने के अंदर बना देना है। और जब स्टैचू बन जाती है तो नीचे के लोग स्टैचू को देखते हुए कहते हैं ये स्टैचू सच में कितना ज्यादा बड़ा और मैजेस्टिक है। एक पर्सन कहता है इस स्टैचू को हर जगह बनाया गया। उसके साइड वाला पर्सन कहता है ये एक लेजेंड था जिसने ह्यूमन रेस बचाया था। और फिर हमें राइटर बताता है कि यांकाई के जितने भी स्टैचू थे वह सभी स्टैचू को हर एक स्टार बाउंड्री में लगा दिए गए। हर सिटी, हर टाउन, हर विलेज जहाँ जहाँ पे ह्यूमन लोग रहा करते थे हर उस जगह पर यांकाई की सभी स्टैचू को लगा दी गई थी। और यांकाई के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे यांकाई ने इंक को हराया और इंक को हराने के बाद उसने पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया और हर यांकाई की स्टैचू के नीचे उसका नाम यांकाई लिख दिया गया था। मैडम जियानिंग ने काफी सारे लोगों की हेल्प ली थी यांकाई की बायोग्राफी बनाने के लिए। उसने उन सभी बायोग्राफी को अच्छे से बनाया और बायोग्राफी बनाने के बाद उसकी काफी सारी कॉपी बनी और उन सभी कॉपियों को सभी वर्ल्ड में बांट दिया गया। जहाँ जहाँ पर ह्यूमन रहा करते थे सभी को इसके बारे में अच्छे से बताया गया। जितने भी 9th रैंक के मास्टर थे वह सभी
सभी पर्सनली लोगों को यांग काई के बारे में बताते थे और ऐसे ही करके सभी लोगों को यांग काई के बारे में बता दिया गया था और यांग काई को ह्यूमैनिटी का ग्रेटेस्ट हीरो का टाइटल दिया गया। तो वेल गाइस, इसी के साथ यह एपिसोड होता है खत्म और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग सच में चाहते हो कि मैं इस मांगा को ऐसे ही आगे एक्सप्लेन करते रहूं तो उसके लिए आपको इस वीडियो को हाइप देना होगा। कमेंट बॉक्स के साइड में एक हाइप का ऑप्शन होगा, तो आप सभी को वीडियो को हाइप करना है। जितने ज्यादा हाइप पॉइंट होंगे उतने ज्यादा वीडियो आगे जाएगी। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।